बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम फिजिक्स नाइन्थ न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 15 है। ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा एमसीक्यूज जो हैं वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने समझने हैं। वैसे तो बहुत से बच्चे जो हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग जस्ट ए बी सी डी, बेटे वो कोई तरीकाकार नहीं होता। आई डोंट लाइक दिस। आपको हमेशा जो है चीज़ों को समझना पहले चाहिए, पूछा क्या क्या है उसके मुताबिक आपको आंसर्स जो है वो देने आने चाहिए। तो भाई आपकी एक्सरसाइज का जो पेज है एमसीक्यूज का वो है पेज नंबर 101, उस पर आपने आना है और एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला जो एमसीक्यूज है 4.1, उसमें क्या पूछा गया है कि पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी दो फोर्सेस हमें गिवन है। एक फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है, 3 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्सेस हमने देखना है कि इनसे नेट फोर्स जो है अगर तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, देखें सेम डायरेक्शन होगी तो फिर क्या होगा कि भाई दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो फिर आंसर क्या होगा 1 न्यूटन। और अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो फिर आपको कैसे हासिल होंगे? फिर आप क्या करेंगे, आप 4 होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका ये 16 + 9 और फिर वो 25 और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। मतलब आपके पास 3 कंडीशन हासिल होती है। यहाँ से 7 न्यूटन भी हो सकती है, 1 न्यूटन भी हो सकती है, 5 न्यूटन भी हो सकती है। तो फिर इस तरह से आंसर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ए का 1 न्यूटन है, बी का बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे आंसर क्या है, 1 न्यूटन, 7 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो ये बिटवीन है 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा आपका 4.1 का जो आंसर है वो आपका है यहां से बी पार्ट, यानी 4.1 का आंसर क्या है जी, बी। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.2। 4.2 में क्या पूछा गया है, अ फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक फोर्स है, ये देखें ये फोर्स ने ये एंगल 60 डिग्री बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू, वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ वाई। ठीक है, और एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के। तो यहां पर जो एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा, एफ साइन 60 डिग्री। तो एफ साइन 60 डिग्री जो है वो बी पार्ट में दिया गया है। एफ साइन 60 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा बी पार्ट वाला। ठीक हो गया। थर्ड पे आ जाएं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, ये तो सिंपल सी बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं, टार्क को कहते हैं। आपने देखना है टार्क कहां लिखा हुआ है, डी पार्ट में टार्क लिखा हुआ है। 4.3 का आंसर है जी डी, यानी टॉर्क। फोर्थ पे आ जाए, इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टाउ इज द टॉर्क प्रोड्यूस इन इट, द बॉडी विल बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब होगा इक्विलिब्रियम, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंग होगी। मतलब आपका सिग्मा ऑफ एफ जो है, सिग्मा ऑफ एफ जो है वो भी 0 होना चाहिए और सिग्मा ऑफ जो आपका टाउ है वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपकी कौन सी कंडीशन है, वो है ए में दिया गया है, यानी आपका जो 4.4 है उसका आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 4.5, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स। मतलब उसके पास जो बैलेंस है, मतलब यहां पर अगर ये उसका बीम है तो उसके बाद उसके पास जो बैलेंस है वो यहां पर पल रहा है और यहां पर पल रहा है, वो ऑलरेडी क्या है, वो बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं है। अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पेन्स है, मतलब एक तरफ का बड़ा एक तरफ का छोटा है, होना तो बैलेंस चाहिए था, एक ऐसी है और एक ऐसी है। तो उस शक्ल में अगर इफ ही पुट्स द वेट इन द पेन हैविंग शॉर्टर आर्म, जिसका आर्म शॉर्टर है वहां पर वो रख रहा है वेट, ठीक है, तो देन द कस्टमर जो है उसको क्या होगा, कोई फायदा होगा, नुकसान होगा या कुछ भी नहीं, डेफिनेटली उसको नुकसान होगा, लूजेस। ए जो है 4.5 का आंसर क्या होगा, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है, शॉर्टर एंड पे वेट रख रहा है, तो जितना वेट मिलना चाहिए था उससे कम वेट उसको मिलेगा, यानी लूजेस होगा यहां पर। इसका ए जो है आंसर उसको नुकसान होगा। अच्छा जी, 4.6 पे आ जाएं। 4.6 में क्या है, अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बू। मतलब एक शख्स जो है, एक रस्सी है, मतलब समझ लीजिए ये टाइट सी रस्सी है, इसके ऊपर भी शख्स चल रहा है लाइक दिस। अब उसके एक हाथ में उसने बैम्बू पकड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है जी।
ऐसे जैसे मेरे हाथ में सुख मार्कर है, हॉरिजेंटल पोजीशन में। अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक हॉरिजेंटली लाइक दिस। तो क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन। अब ये किसकी एप्लीकेशन है, ये भाई सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की है, वो अपने बॉडी को बैलेंस रखना चाह रहा है। तो इसमें सी आंसर होगा 4.6 का बैलेंसिंग वाला। 4.6 का क्या आंसर होगा, सी पार्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये इसका बेटा आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 4.7 पर। जी 4.7 में शुरू वाले थोड़े से रेज कर देता हूं जी। अब हम बात कर रहे हैं 4.7 की। 4.7 में क्या है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। देखिए स्टेबिलिटी जो है, जब स्टेबल होता है बॉडी, हमने तीनों कंडीशन डिस्कस की थी, उस वक्त जो ग्रेविटी होती है उसका सीजी जो होता है वो कहां पर होता है, एट द लोएस्ट पोजीशन, मतलब बिल्कुल सबसे नीचे वाली पोजीशन में, तभी वो स्टेबल रहता है। तो यहां पर आपने देखना है कि भाई यहां पर ग्रेविटी ऑफ द बॉडी यानी सीजी कहां लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा हुआ है एट द लोएस्ट पोजीशन, यानी बी पार्ट इसका आंसर होगा एट द लोएस्ट पोजीशन। अगर आपने ये मेरा लेक्चर देखा है तो वहां पर बड़ी डिटेल से मैंने ये बातें समझाई थी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी वो कंडीशंस के हवाले से बातें थी, मतलब डिफरेंट जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, स्टेट्स जो थी मोमेंटम की। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.8 पे। उसमें क्या पूछा गया है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, उसके बारे में पूछा गया है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहां होता है। यानी देखें कोई भी बॉडी है उसका हमने बताना है सेंटर ऑफ अ मास। अब उसकी जो आगे ऑप्शंस होती हैं वो उसके बिल्कुल, क्योंकि बॉडी डिफरेंट हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं, तो उसके लिए वो विद इन भी हो सकता है, ठीक है। अगर बॉडी जो है मतलब स्फेरिकल है, मतलब वो कोई बॉल है, कोई मतलब 3D शेप है, उस शक्ल में है, तो या फिर वो आउटसाइड भी हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी है कोई, मतलब ठीक है, उसका हम देखना चाह रहे हैं। तो मतलब टू साइडेड है, टू डायमेंशनल है, तो वो आउटसाइड भी हो सकता है और ऑन द सरफेस भी हो सकता है, यानी तीनों कंडीशंस इसकी हो सकती हैं। तो इस तरह से आप देख लें कि कहां है आंसर द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो हाँ डी पार्ट में है, मे लाई विद इन, यानी सेंटर में भी, उसके इन बिटवीन, उसके अंदर, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, और ऑन द सरफेस भी हो सकता है। तो इसका डी जो है वो इसका आंसर होगा, यानी मे लाई विद इन, विद इन भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ऑन द सरफेस, ठीक है जी। यानी वो जो है वो मे लाई विद इन, ठीक है, और आउटसाइड भी हो सकता है, और या उसके अलावा और ऑन द सरफेस, यानी तीनों जगहों पर हो सकता है, तीनों कंडीशन इसकी हो सकती है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी की। तो ये था 4.8। इसके बाद देखें 4.9 में क्या दिया गया है जी। 4.9 में हमें पूछा गया है अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। तो आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है कि वो कौन सी होगी, यानी जब वो सिलेंडर जो है रेस्टिंग, मतलब मैंने ये आपको समझाई थी, ये तीसरी कंडीशन थी, मतलब कि अगर सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसको हम रोटेट करके छोड़ देते हैं तो पोजीशन तो उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो सीजी है वो चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन वही रहेगी। ये आपकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। तो सी इसमें आंसर है 4.9 का, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बाद जी लास्ट है 4.10, सेंटीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, उसका फार्मूला पूछा गया है। आप फार्मूला आपको यकीनन याद है, एम वी स्केयर ओवर आर, यानी सी वाला जो है, यानी सेंटीपिटल फोर्स, जिसमें आपका एम वी स्केयर ओवर आर दिया गया है, ये इसका आंसर होगा एम वी स्केयर ओवर आर। तो बेटा ये थे एमसीक्यूज आपके, और इसको आपने देखें, एमसीक्यूज को अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो आपको दोबारा से उनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक दो दफा आप इसको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग से चीजों को किया करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।